दिस इज मी रिचा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल लीगल स्कैनिंग। तो आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में करने वाले हैं डिस्कस। ठीक है, जब आपने ठान लिया कि मुझे एक लॉयर बनना है या फिर मुझे एक एडवोकेट बनना है या फिर मुझे जाना है जुडिशरी में एज अ जज बनना है, ठीक है, या फिर आप लॉ के किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, तो ये जो चीज़ है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके। ठीक है, आपने ये डिसाइड कर लिया, फिर आप आते हैं लॉ स्कूल में, वहां से जर्नी आपकी होती है स्टार्ट। ठीक है, तो वहां जब आप घुसते हैं वहीं से ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में वहीं से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आप जो भी फील्ड में जाएं आपको इसकी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, तो मैं किसके बारे में कर रही हूँ बात, तो चलिए जानते हैं। तो मैं आज बात करने वाली हूँ हाउ टू रीड बेयर टेक्स्ट, कैसे पढ़ें हम बेयर टेक्स्ट को। ठीक है, हम जब ऐसे ही बेयर टेक्स्ट हमें बोला जाता है पढ़ने के लिए तो हम ऐसे बस रीडिंग लगा देते हैं, है ना, ऐसे जनरल रीडिंग लगा देते हैं, लेकिन हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए उस बेयर टेक्स्ट को पढ़ने के लिए हमें ये नहीं पता होता है ना। तो मैं आज इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाली हूँ कि आखिरकार कौन कौन सी ऐसी पॉइंट्स है जो कि हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए जब हम बेयर टेक्स्ट पढ़ते रहें। ठीक है, क्योंकि ऐसे जनरल रीडिंग, क्योंकि उसका जो टेक्स्ट होता है वो इतना डिफ़िकल्ट होता है कि एक नॉर्मल इंसान को हम बोल सकते हैं या फिर एक ऐसे जो लॉ के बारे में नहीं जानता हो तो वो अगर पढ़ेगा तो उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। वो खाली जनरल रीडिंग लगा सकता है या फिर वो ट्राई करे कि उसे थोड़ा बहुत समझ में आ सकता है। ठीक है, लेकिन एक बोलते ना कि कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग उस बेयर टेक्स्ट का उसको नहीं हुआ। ठीक है, तो इसीलिए इस वीडियो में हाउ टू रीड बेयर टेक्स्ट ये हम करने वाले हैं डिस्कस। ठीक है, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होने वाले हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है और करना है आपको अपनी बेयर टेक्स्ट की रीडिंग। ठीक है, पढ़ तो सभी लेते हैं लेकिन एक नॉलेजेबल पढ़ना जिसे हम कहते हैं, हम ऐसा पढ़े जिससे कि हमें नॉलेज मिले। ठीक है, तो उसको हमें ध्यान में रखना होगा। आगे बात समझे, बढ़े आगे, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको हम ध्यान में रख सकते हैं और उसके बाद हमारा जो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा बेयर टेक्स्ट को पढ़ने के बाद, तो इस पॉइंट्स को हमें रखना पड़ेगा ध्यान। ठीक है, चलिए, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो मोहतरमा दिख रही है आपको इस पिक्चर में, वो भी काफ़ी कंफ्यूज नज़र आ रही है ना, बहुत ही सोच विचार में है कि भैया मैं पढ़ूं कैसे, है ना। तो आप सबको भी ये डिफ़िकल्टी आती ही होगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हमारे को रखना है अपने दिमाग में और करना है उसके बाद हमें अपनी बेयर टेक्स्ट की रीडिंग। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आता है नो द एम ऑफ द बेयर टेक्स्ट। जो भी आप बेयर टेक्स्ट में पढ़ रहे हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का हो, मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन का है तो उसमें हमें आर्टिकल्स मिलेंगे। ठीक है, मान लीजिए एविडेंस का है, ठीक है, तो उसमें हमें सेक्शंस मिलेंगे, है ना। आईपीसी है, सीआरपीसी है, तो उसमें हमें सेक्शंस मिलेंगे। कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, किसी भी बेयर टेक्स्ट एक्ट का आप बेयर टेक्स्ट पढ़ रहे हो, तो आपको पहले क्या दिमाग में रखना है कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, पर्पस क्या है मुझे इसका पढ़ने का। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ इसको या मैं क्यों पढ़ रही हूँ इसको, मुझे क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये एक चीज़ आपके दिमाग में रहेगा तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग अपने ही आप डेवलप होगी। ठीक है, तो पहला काम यही आपको करना है, आपको डिसाइड करना है कि आखिरकार पर्पस क्या है मुझे इसको पढ़ने का। ठीक है, चलिए, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा है लुक इनटू द इंडेक्स एंड द कंटेंट्स। ठीक है, मान लीजिए कि कोई चीज़ आपने पढ़ी, ऐसे जनरल रीडिंग लगा दी, आपको कुछ नहीं समझ में आया। ठीक, आप सबसे पहले क्या करिए, कंटेंट में जाइए और इंडेक्स में या फिर जाइए। ठीक, वहाँ पे कभी कभी क्या होता है आपके क्वेश्चन का आंसर वहीं पे वहीं मिल जाता है और कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप जब एम बना लें, जब आपको पर्पस पता चल जाए कि मुझे ये क्यों पढ़ना है, तो आप तुरंत जाइए इंडेक्स और कंटेंट पे। ठीक है, फिर आपको धीरे धीरे क्या होगा, उसमें आपको सोल्यूशन मिलता जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा आता है utmost attention must be paid to the interpretation clauses। ठीक है, जब आप कोई भी बेयर टेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है, मान लीजिए एक सेक्शन उसका आप पढ़ रहे हो, ठीक, तो उसमें क्या होता है, कुछ टर्म्स होते हैं। ठीक है,
कुछ ऐसे डेफिनेशंस होते हैं, ठीक, जो कि आपको उस समय उसमें नहीं समझ में आता है, ठीक है। तो आपको उसको पढ़ते समय बहुत ही अटेंटिव होना पड़ता है, ठीक है, होना पड़ेगा। अगर आपको समझना है, कोई भी बेयर टेक्स्ट को समझना है, किसी भी सेक्शन को समझना है, किसी भी आर्टिकल्स को समझना है, ठीक है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा अटेंशन वहाँ पे करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ऐसे ही जनरल रीडिंग में, ठीक, आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उसके टेक्स्ट ही इतने डिफिकल्ट होते हैं। तो आपको वहाँ पे अटमोस्ट अटेंशन पे करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मान लीजिए वो टर्म जो है, वो जो मीनिंग है आपको वहाँ पे नहीं मिल रही, ठीक है, तो आप कहाँ जा सकते हैं? आप जा सकते हैं जनरल क्लॉजेस एक्ट 1891 में, ठीक, यहाँ पे जाएंगे आप, तो वो जो टर्म होता है, ठीक है यार, वो डेफिनेशन जो होता है, वो जो वहाँ पे आपको जो कोई भी वर्ड होगा, ठीक है, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट होगा, तो वो इस आपको जनरल क्लॉजेस एक्ट 1891 में जाएंगे आप, तो यहाँ पे आपको वो जो टर्म होगा वो वहाँ उसकी मीनिंग मिल जाएगी, ठीक है। अब हम आते हैं अपने चौथे पॉइंट पे, ठीक, यूज लिटरल मीनिंग फॉर इंटरप्रिटेशन, ठीक है। आपको वहां पे हिट एंड गेस नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि लॉ जो हमारा होता है वो हमेशा क्या होता है? क्लियर होता है, वो वेग नहीं होता, ठीक है, वो हमेशा क्या होता है? क्लियर होता है। तो हमें कभी भी लॉ को पढ़ते समय ये ध्यान रखना है कि वहां पे हम अपनी जनरल ऐसे जो हमारे अंदर से आती है ना कि जनरली ऐसा हो सकता है, ऐसा हमें नहीं दिखा रहे हैं। वहां पे जो लिखा है हमें वही उसका मतलब पता होना चाहिए, उससे इधर उधर नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि लॉ का मतलब ही होता है लॉ एज इट इज। जब हम जूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं तो वहां पे जॉन ऑस्टिन जो है, ठीक है, वो क्या बताते हैं जूरिस्प्रूडेंस का मीनिंग? वो बताते हैं जूरिस्प्रूडेंस इज अ फिलोसॉफी ऑफ अ पॉजिटिव लॉ। क्या बताते हैं वो? फिलोसॉफी ऑफ अ पॉजिटिव लॉ। अब ये पॉजिटिव लॉ क्या होता है? पॉजिटिव लॉ मतलब होता है लॉ एज इट इज, ठीक है, या फिर लॉ वो स्ट्रिक्ट मैनर में जो है, ठीक है, लॉ जो है वो जैसा है वैसा ही है, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना है? लिटरल मीनिंग करना है, ठीक है, उस इंटरप्रिटेशन की, ठीक। वो जो टर्म होगा या फिर कोई वर्ड ऐसे होंगे, जो भी आपका टेक्स्ट होगा, आपको जो जैसा है आपको वैसे ही पढ़ना है। और अगर हो सके तो आप वहाँ पे गेस एंड हिट मत करिए, ठीक है, अपने आप का मत समझ लीजिए कि ये जो है मैं ऐसा सोच रहा हूँ तो ये ऐसा हो सकता है कि जगह नहीं होती है लॉ में। लॉ मतलब होता है लॉ एज इट इज, ठीक है। तो वहां पे आपको जो जैसा लिखा है आपको वैसे ही समझना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पांचवे पे आते हैं। रीड द सेंटेंसेस इन फ्रैगमेंटेड फॉर्म। अब ये फ्रैगमेंटेड फॉर्म क्या है? आपको कोई भी जब आप सेक्शन पढ़ रहे हो, कोई भी आर्टिकल पढ़ रहे हो, ठीक है, उसकी बेयर टेक्स्ट की रीडिंग लगा रहे हो, तो आपको क्या करना है? उसे ब्रेक कर करके पढ़ना है, ठीक है। ऐसे आप ऐसे पढ़ते मत जाइए, बस पढ़ते जाइए, दिस इज माई नेम, दिस इज वॉट, दिस इज दैट, ऐसे मत पढ़िए। आपको क्या करना है? उस बेयर टेक्स्ट को ब्रेक कर करके पढ़ना है, ठीक है। अगर कहीं पे आपको लग रहा है कि आप ऐसे रीडिंग एक बार लगा दीजिए, ठीक है, मान लीजिए आपने ऐसे एक बार रीडिंग लगा दी, लेकिन आप दोबारा पढ़िए, और दोबारा जब आप पढ़ेंगे तो उनको ब्रेक करके पढ़िए, ठीक है। कोई भी जो सेंटेंस उसमें होगा तो आप उसको ब्रेक कर करके जब पढ़ेंगे तो अपने आप आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए पांचवा पॉइंट हमें ये कहता है, जो कि हमें अपने ध्यान में रखना है, ठीक है, वाइल रीडिंग आर बेयर टेक्स्ट, ठीक। 6 पॉइंट पे आते हैं अपने, गिव स्पेशल अटेंशन टू द मैजिक टर्म्स। बेयर टेक्स्ट में आपको मैजिक टर्म्स देखने को मिलेंगे। मैजिक टर्म्स क्या होते हैं? एंड हो गया, ठीक है, और हो गया, मे हो गया, शैल हो गया, शुड हो गया, ये जो टर्म्स होते हैं इसे हम बेयर टेक्स्ट में बोलेंगे मैजिक टर्म्स। तो जब आप बेयर टेक्स्ट की रीडिंग करते रहिए तो इन पे स्पेशल एम्फेसिस दीजिए, ठीक है, स्पेशल अटेंशन उस पे दीजिए, क्योंकि इसके साथ जब आप पढ़ेंगे तो वो जो आपका पूरा जो सेंटेंस होगा ना, आपका मीनिंग ही बदल जाता है। मे अगर उसमें लग गया तो उसमें आपका मीनिंग अलग हो जाएगा, शाल लग गया तो उसमें भी आप उस सेंटेंस का मीनिंग जो होगा वो अलग हो जाता है। तो आपको स्पेशल अटेंशन इनके साथ जो पढ़ना है वहां पे आपको देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है 7th, प्रिफर बुक्स आफ्टर और बिफोर रीडिंग द बेयर टेक्स्ट, ठीक है। मान लीजिए आपने पढ़ लिया, सारे पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए आपने पढ़ लिया बेयर टेक्स्ट, ठीक है।
पहला एम बना लिया कि हमें पहले पर्पस ढूंढना है, क्यों हमें पढ़ना है ना। पढ़ने के बाद क्या हो सकता है, क्यों आखिरकार जब ये एनैक्टमेंट हुआ होगा, है ना, इस एक्ट का या फिर इस बेयर टेक्स्ट में, ठीक है, तो क्यों ऐसा उन्होंने सोचा होगा। तो पर्पस हमने मान लो समझ लिया, ठीक है, हम समझ गए कि हमें क्यों पढ़ना है। ठीक, दूसरे में आते हैं, हम देख लिए भाई इंडेक्स वहाँ पे देख लिए, कंटेंट भी देख लिए, ठीक है, उसमें भी हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समझ आ गया। ठीक, फोर्थ पे आते हैं, लिटरल मीनिंग में ही थर्ड पे आते हैं, अटमोस्ट अटेंशन हमें देना है अपने इंटरप्रिटेशन क्लॉजेज में। ठीक है, फिफ्थ में आते हैं, हमने उसको फोर्थ में आते हैं, ठीक है, लिटरल मीनिंग में ही पढ़ेंगे, लॉ जैसा है हम वैसे ही पढ़ेंगे, उसको इधर उधर हम नहीं करेंगे, हिट एंड गेस नहीं करना है। फिफ्थ पे आते हैं, हमने सेंटेंसेस क्या किए, ब्रेक कर करके पढ़े, तोड़ तोड़ के पढ़े। ठीक, सिक्स में आते हैं, स्पेशल अटेंशन भी दे दिया। ठीक, इतना काम हमने कर लिया। मान लो फिर भी नहीं समझ में आया, ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट जो होते हैं उस बेयर के आपको कहीं ना कहीं थोड़े डिफिकल्ट नॉर्मल इंग्लिश से तो लगेगा, ठीक है, तो इसीलिए मान लो आपने ये सारे पॉइंट्स को देख लिया, फिर भी आपको कहीं ना कहीं नहीं क्लियर समझ में आ रहा। ठीक, आप तब क्या कीजिए, कोई भी बुक उठाइए, ठीक है, कोई भी बुक अच्छी बुरी नहीं होती, आप कोई भी अपने हिसाब से बुक उठाइए, मेरा मतलब ये कहना है कि कोई भी अपने हिसाब से बुक उठाइए जो आपको समझ में आ रहा है। उसमें ऐसा नहीं है कि आप कोई ऐसा बुक उठा लिए उसमें इतने सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में लिखा है समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप ऐसा कोई बुक उठाइए जो कि आपको समझ में आ रहा है उसको पढ़ने के बाद। ठीक है, तो उसमें जो ऑथर्स होते हैं, जो जूरिस्ट होते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं इन टर्म्स का जो कि हमें बेयर टेक्स्ट में देखने को मिलते हैं, उनका मतलब उन्होंने क्या किया होता है वहाँ पे यूज़ किया होता है। ठीक है, तो उसमें वो एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशंस के साथ समझाते हैं वहाँ पे। ठीक, तो जब एग्जाम्पल और इलस्ट्रेशन के साथ समझाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वहाँ पे आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखने के बाद आपको एक बुक उठानी है और आपको फिर उन टर्म्स को वहाँ पे रिलेट करना है, इलस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल्स के साथ समझना है। ठीक है, आठवां है नो ऑफेंस इन यूजिंग डिग्लॉट। ठीक है, डिग्लॉट का मतलब बायलैंग्वेज। ठीक है, आप हिंदी में भी देखिए, इंग्लिश में भी देखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको वहाँ पे कोई ऑफेंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपका कुछ नहीं हो रहा है वहाँ पे, आप हिंदी में भी पढ़िए, इंग्लिश में भी पढ़िए, हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है हिंदी में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊं कैसे होता है बायलैंग्वेज, रुकिए। तो आपको दिख रहा है, ये देखिए, दिख रहा है आपको, ये है होता है डिग्लॉट, मतलब ये हिंदी में भी दिया गया है और इंग्लिश में भी दिया गया है। ठीक है, तो आपको ऐसी बेयर टेक्स्ट खरीदनी है जिसमें कि एक तरफ हिंदी में लिखा हो और एक तरफ इंग्लिश में लिखा हो। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हमें समझ में आती है चीज़ें और अच्छे से। इंग्लिश में आपने पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया, लेकिन जब आप हिंदी में उसका पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाती हैं। आगे बात समझ में। और हमको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है अपने दिमाग में हमेशा रखना है कि हमें हमेशा पेंसिल का यूज़ करना है। ठीक है, कभी भी अगर आप बेयर टेक्स्ट पढ़ रहे हो तो आप हमेशा पेंसिल से अंडरलाइन करिए, पेन मत लगाइए। उससे क्या होगा कि आपको कहीं ना कहीं या फिर आप हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पेन का मत यूज़ करिए। ठीक है, पेंसिल हमेशा आप जब भी पढ़िए तो आप पेंसिल का यूज़ करिए, सो दैट कि आपको बाद में अगर और कुछ ऐड करना है तो आप उसको मिटा के कर सकते हैं। पेन यूज़ कर लिया तो फिर उसको आप मिटा नहीं सकते, फिर वो आपका जो बेयर टेक्स्ट होगा जो आपने लिखा है वो रह ही जाएगा, है ना। तो हमेशा ध्यान रखिए कि पेंसिल का यूज़ करें। ठीक है, आई होप कि मैंने जो आपको जानकारी दी है, ये जो पॉइंट्स मैंने दी हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको कहीं ना कहीं एक जनरल अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपको मिल गई होगी कि हमें बेयर टेक्स्ट जो है वो कैसे पढ़ना है। ठीक है, किसी का भी, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन का हो गया तो हमें आर्टिकल्स कैसे पढ़ने हैं, और चाहे वो एविडेंस का हो गया तो हमें सेक्शंस कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को अगर आप अपने दिमाग में रखोगे तो आपको रीडिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टुडेज लेक्चर। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है लीगल स्कैनिंग करके, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। वहाँ पे भी मैं बहुत सारे ऐसे पोस्ट या फिर ऐसे लॉ से रिलेटेड अपडेट्स देते रहती हूँ, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे भी अपना एक लीगल अपडेट आपको हर दिन मिलता रहेगा। ठीक है, तो आज का वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग और फैक्ट्स के साथ। और